हेलो फ्रेंड्स। आज हम ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ब्रिटिश रूल के बारे में और हमारे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी, तो इंडिपेंडेंस। सो आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद से हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, इसमें कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इस चैप्टर में हम इस दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और भी ऐसे नॉलेज हैं जो इंडिया के बारे में हैं, इंडियन के फ्रीडम के बारे में, इंडिया के फ्रीडम के बारे में है, जिसको हम जानेंगे। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। ओके, आपने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जब रिवोल्ट क्रांति शुरू हुई 1857 की, तो इसमें क्या हुआ, इंडिया से जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से एंड हो गया। लेकिन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, और ये पूरा का पूरा जो रूल है वो किसके हाथ में चला गया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ले लिया और इंडिया पे अपना जो है आधिपत्य जमाने लग गया, जिसको बोलते हैं कि पूरा कंट्रोल कर लिया इंडिया को। अब इसके बाद जो है एक पोस्ट आया, जिस पोस्ट का नाम है वाइस रॉय, वॉज सेंट टू इंडिया एज हर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन। इस तरह से जो है इस पोस्ट पे जो है किसी भी एक इंडियन को जो है रिप्रेजेंट किया जाता था और इस तरह से जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो रूल्स होते थे उसको फॉलो किया जाता था। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें सोशल रिफॉर्मर्स कैसे धीरे धीरे ग्रोथ हुआ सोशल रिफॉर्मर्स का। तो देयर वर अ नंबर ऑफ सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस सच एज सती फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम विच कॉज्ड मच सफरिंग अमंग द पीपल। आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे रूल थे पहले, जो कि हमारे इंडिया को जो है वो कहीं ना कहीं बहुत, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इंडिया जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो सताई जा रही थी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसका फ़ायदा उठाया हमारे इंडिया के कमजोरियों का, तो वो थी सती प्रथा। पहले होता था कि क्या होता था, इंडिया में लोग सती प्रथा कर देते थे, यानी कि जो जिस भी लड़की का जो पति है अगर वो नहीं है तो वो सती हो जाती थी अपने पति के चिता के साथ। और इसके बाद से फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब है, फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब है कि जो फीमेल्स होती थी उनको बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते थे जिनको फॉलो करना होता था, और छोटे चाइल्ड मैरिज उनका कर दिया जाता था, और बहुत ही ऐसे कास्ट सिस्टम थे जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही टाइम से सफ़र किया जा रहा था लोगों के बीच में। तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, जो हमारे सोशल थिंकिंग थी जिस लोगों की, उसको चेंज किया उन्होंने। तो उसमें ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री सैयद अहमद खान, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस रूल्स को ख़त्म किया, जिसमें सम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लेड बाय थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड श्री सैयद अहमद खान brought about a new awareness amongst the people, इंडियन पीपल। ओके, तो इसमें उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया की जो थिंकिंग थी उसको रिफॉर्म किया उन्होंने। रिफॉर्म का मतलब है उसको चेंज करना शुरू कर दिया, लोगों को एजुकेटेड बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से जो है इंडिया में धीरे धीरे उन्होंने अवेयरनेस लाने की कोशिश करी और अवेयरनेस ले आए, जिससे बहुत ही हेल्प हुआ इंडिया के फ्रीडम के लिए। दे हेल्प इन एजुकेटिंग द पीपल एंड हेल्प देम टू रिमूव द सोशल एविल्स, और इस तरह से लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे जो सामाजिक बुराइयां थीं, जो सोशल एविल्स थे, उसको रिमूव करना, ख़त्म करना शुरू कर दिए। दे इनकरेज्ड री मैरिज एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और वो
क्या कहते हैं, अगर रीमैरिज करना यानी कि दोबारा विवाह, किसी भी लड़की का विवाह अगर एक बार हो गया, उसका हस्बैंड अगर नहीं है तो उसका वो जो है वो दोबारा से वो विवाह कर सकती थी। ऐसे एजुकेशंस लेकर के आए और जो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स का है उसको भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सती, फीमेल infanticide, child remarriage and caste system। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट की, सती प्रथा के अगेंस्ट और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और बाल विवाह, ये सारी चीज़ों की के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किए। और उसके बाद से आगे हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का कैसे इंडिया में जन्म हुआ और किस तरह से इंडियन नेशनल जो है वो कांग्रेस जो इंडिया में आई, जिसको हम INC भी बोलते हैं। द ईयर 1885 सॉ द राइज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एन इंग्लिश मैन कॉल्ड एलन एक्टिवियन ह्यूम फाउंडेड द INC। ओके, तो 1885 में देखा गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म हुआ, इसको आप बोल सकते हैं कि राइज हुआ, और एक इंग्लिश मैन थे, किसने किया इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिया में स्थापित, तो इन्होंने किया एक इंग्लिश मैन थे जिसका नाम था एलन एक्टिवियन ह्यूम। ये इसके जो है फाउंडर थे जिन्होंने नेशनल कांग्रेस को इंडिया में स्थापित किया। द सेशन वॉज प्रिसाइड ओवर द WC बनर्जी। ओके, और ये सेशन जो है वो किसके द्वारा प्रिसाइज किया गया, तो ये WC बनर्जी के द्वारा प्रिसाइज किया गया। और द एम ऑफ द कांग्रेस वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश राज टूवर्ड्स द डिफ़िकल्टीज एंड डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल। और ये इसलिए स्थापित किया गया INC को कि जो इंडिया के लोग थे उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी और जो डिमांड्स थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच नहीं पाती थी। और ये जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने INC का निर्माण किया, और INC के द्वारा जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो ये सारे मतलब जो प्रॉब्लम होती थी, जो डिफ़िकल्टीज़ होती थी, जो डिमांड्स होती थी लोगों की, वो डायरेक्टली ब्रिटिश के पास नहीं जाती थी, वो कांग्रेस के द्वारा INC के द्वारा जो है वो पहुंचा जाती थी और उसको कंप्लीट करवाया जाता था। तो द लीडर्स वर कॉल्ड द मॉडरेट्स। तो इस तरह से इन लीडर्स को मॉडरेट्स बोला जाता है। और दे वर SN बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड दाबा भाई नरोजी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे लोग जो हैं ये क्या थे, ये मॉडरेट्स थे जो हमारे इंडिया के थे। ये सारे लोग मॉडरेट्स थे हमारे इंडिया के। बट द ब्रिटिश रिमेंड इनडिफरेंट टू दीज डिमांड्स। लेकिन क्या होता था कि जो ब्रिटिश थी ये इनके जो डिमांड्स होते थे उसमें वो इंडिफरेंट करती थी। ग्रेजुअली द पीपल गॉट एंग्री एंड डिमांड स्ट्रॉन्गर। इस तरह से जो पीपल थे, जो लोग थे, ये बहुत ही गुस्सा होते थे और अपने डिमांड्स को और स्ट्रॉन्गर बनाते चले गए। सम लीडर्स अपोज द सॉफ्ट अप्रोच ऑफ द मॉडरेट्स। कुछ लीडर्स जो थे जो बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच रखते थे, मतलब सॉफ्ट अप्रोच बन करके वो क्या करते थे, जिसको बोलते हैं कि वो उदारवादी, जिसको बोलते हैं ना, उदारवादी हो करके वो अपने बात को मनवाने की कोशिश करते थे। लेकिन दीज लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट केम फॉरवर्ड। और इस तरह से जब क्या हुआ कि उनकी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के पास जब ये हमारी जो इंडियन लोगों की जो मांग थी वो पहुंचती थी तो वो कहीं ना कहीं उसको निगलेक्ट कर देते थे, उसको नहीं सुनते थे। तो इस तरह से कुछ लोग जो थे जिन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको सॉफ्ट अप्रोच करके हम अपने बात को नहीं मनवा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने हार्ड अप्रोचेस शुरू कर दिए, जिसमें कुछ लोग थे जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जिनका एक नाम है एक्सट्रीमिस्ट। ओके, तो इसमें लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे। इन लोगों ने इसकी शुरुआत करी। देयर डिमांड्स वाज कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। ओके,
तो इस तरह से वो अपने डिमांड्स को उन्होंने कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम मांगा और अपने पूर्ण स्वराज का नाम दिया। दे वर कॉल्ड लाल बाल पाल, जिनका नाम पड़ गया लाल बाल पाल से, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी, यानी कि हमको पूर्ण फ्रीडम चाहिए। उन्होंने अंग्रेज़ों से बोला, उन्होंने ब्रिटिश से बोला कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हमें पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए आपसे, हमें अपना देश वापस चाहिए। उन्होंने ऐसी मांग करना शुरू कर दी। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें तिलक जी जो थे उन्होंने एक ऐसा फेमस स्लोगन दिया था जिसका नाम था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, कि हमारा जो फ्रीडम है वो हमारा जन्म अधिकार है और ये हमें चाहिए, इसे हम लेकर के रहेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे पार्टीशंस ऑफ बंगाल। फिर क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें होने लग गई पूरे इंडिया में, इन्होंने पूरी तरीके से अपने देश को मांगना शुरू कर दिया ब्रिटिश से और ये आंदोलन शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार तो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही टाइम से हमारे इंडिया पे अपना कंट्रोल जमा ली थी। और फिर उन्होंने क्या किया, अभी वो अपने आप को जब इस तरह से कमज़ोर पाने लग गए तो उन्होंने एक और दूसरी चाल शुरू करी और उसमें उन्होंने क्या सोचा कि वो बंगाल को बंगाल को जो है वो डिवाइड कर देंगे, बंगाल को इंडिया से अलग कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो इंडिया में जो इंडियंस हैं, जो हिंदू मुस्लिम हैं, उसको वे क्या करेंगे, उनके बीच में जो वो गैप डालना शुरू कर दिए। तो द ब्रिटिश वांटेड टू सप्रेस द इंडियन पीपल, so they decides to divide the biggest state in their rule, Bengal. They thought they would suppress the Indians and create a gap between Muslim and Hindus. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो बहुत ही मतलब जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है बंगाल को, वो क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे और अलग कर देंगे। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार डालना शुरू कर दिया। बट दिस एडेड मोर फ्यूल टू फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन ये जो है, ये जो एडेड था उनके लिए बहुत ही फ्यूल का काम किया, फ्यूल का यानी कि ईंधन का काम किया, फ्यूल का काम किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, यानी कि स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे देश के जो लीडर्स कर रहे थे उसके लिए बहुत ही फ्यूल का काम किया। रिजल्ट हुआ कि जो कांग्रेस लीडर्स थे वो क्या करने लग गए, वो पूरी तरीके से बायकॉट करने लग गए। इसका मतलब क्या होता है, बायकॉट मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से जो सामान था, जो कि ब्रिटिश गुड्स थे, जो कि विदेशों के जो सामान होते थे, उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करने लग गए। और स्वदेशी आंदोलन उन्होंने शुरू किया जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। वॉज स्टार्टेड इन 1905 और 1905 में जो है वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में बोन फायर एंड पब्लिकली बर्नड ऑल फॉरेन गुड्स, वो सारे जितने फॉरेन सामान थे, जितने ही यूज करते थे फॉरेनर, वो सभी सामानों को वो क्या करने लग गए, जलाने लग गए। वो पब्लिकली जो है उसको वो जलाने लग गए। और इन एन अटेम्प्ट टू कर्ब दिस मूवमेंट द ब्रिटिश इम्प्रेशन्ड मैनी पीपल, और इस अटेम्प्ट में क्या हुआ, इस मूवमेंट में क्या हुआ, जो ब्रिटिश इम्प्रेशन था मैनी, इसमें बहुत सारे लोगों का मतलब मैनी पीपल जो है इस पे ब्रिटिश के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्प्रेशन हुआ। और पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ स्पेशली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन इट, और इस तरह से जो स्पेशली जो स्टूडेंट थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। फाइनली द ब्रिटिश हैड टू एडमिट डिफीट एंड कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस तरह से फाइनली क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थी उसने जो बंगाल का पार्टीशन था उसको कैंसिल किया और द ब्रिटिश फाइनली इंट्रोड्यूस्ड सम रिफॉर्म्स बट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। ठीक है, इस तरह से ब्रिटिश जो है वो फाइनली इंट्रोड्यूस हो गई और कुछ रिफॉर्म्स थे, और लेकिन जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो ब्रोक आउट हो गया। द इंडियन सोल्जर्स हु हेल्प द ब्रिटिश होप्ड फॉर मोर कंसेशंस बट द ब्रिटिश adopted a stricter attitude towards Indian like passing the Rowlatt Act 1919।
ओके, तो इसमें क्या हुआ, जब पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने इंडियन से बोला कि अगर आप हमारी तरफ से लड़ाई करेंगे, ठीक है, तो हम आपके जितने भी मांगे होंगी हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन इस पे क्या हुआ कि उन्होंने इंडियन सोल्जर्स जो हैं उस पे तो वो मान गए, और वो ब्रिटिश की तरफ से उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हुआ था वो ब्रिटिश की तरफ से उन्होंने लड़ा। लेकिन उसके बाद जब वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इंडियन के लोगों पे और अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनको परेशान करना शुरू कर दिया, जो कि रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। तो इस कमिंग ऑफ गांधी जी, उसके बाद से गांधी जी का आंदोलन शुरू हुआ, और गांधी जी आए जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, वॉज अ बैरिस्टर इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में क्या थे, बैरिस्टर थे वहाँ पे, यानी कि बैरिस्टर को आप बोल सकते हो वकील थे। तो while there he had been angered by racial discriminations. After his return from South Africa in 1915, he gave a new direction to the freedom struggle. Okay, वो वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि अब साउथ अफ्रीका में ऐसा था कि वहाँ पे काले गोरे का बहुत भेदभाव होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो फिर वहाँ से जब वो वापस आए साउथ अफ्रीका से तो 1915 में, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने ही गेव अ न्यू डायरेक्शन, उन्होंने जो फ्रीडम था उसको एक न्यू डायरेक्शन दिया, फ्रीडम स्ट्रगल को उन्होंने एक न्यू डायरेक्शन दिया कि अब किस तरह से हमें आज़ादी लेनी है। क्योंकि अभी तक तो जितने लीडर्स हैं उन्होंने अपना भरपूर प्रयास कर लिया और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक उन्होंने सफलता भी पाई, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस से एक बार फिर इंडियंस के ऊपर अपना जो है कंट्रोल बना लिया। लेकिन जब महात्मा गांधी जी आए तो उन्होंने इसी फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया डायरेक्शन दिया, और ही केम टू बी नोन एज बापू एंड महात्मा, और उनको बापू और महात्मा के नाम से जाना गया। ही लेड विदाउट आर्म्स, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कैसे इस फ्रीडम जो है फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे कंप्लीट किया, तो उन्होंने बोला कि ही लेड विदाउट आर्म्स, उन्होंने बिना किसी हथियार के उन्होंने लड़ाई करी। बिलीव्ड ओनली इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वॉज हिज वेपन, उन्होंने सत्य को हो यानी कि ट्रुथ को अपना हथियार बनाया, नॉन वायलेंस यानी कि जो है उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया, और इस तरह से उन्होंने जो है इंडिया के लिए फ़ाइट किया। ठीक है, तो आगे हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे डन हुआ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं हमारे लिए ईवीएस के, और हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज यहाँ से मिल रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो हम मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहुँचती रहे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो ओके, थैंक यू एंड बाय।